दोस्तों, इसराइल एक छोटा सा मुल्क है और उसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लेकिन ये मुल्क जिस जगह पर है वो दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया है। हज़ारों साल से इस एरिया में जंग हो रही है। अब वो कौन से क्वेश्चंस हैं कि इतने सालों से वहाँ लड़ाई क्यों हो रही है और क्या वजह है कि OIC के सारे कंट्रीज़ मिलकर भी इस जंग को ख़त्म नहीं कर सके हैं, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप आईना देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हर वक्त लड़ाई क्यों होती रहती है, क्या वजह है कि ये एरिया इतना कंट्रोवर्शियल है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीनी एरिया का कंट्रोल संभाल लिया था। उस वक्त यहाँ पर अरब मेजॉरिटी में थे जबकि ज्यूज़ माइनॉरिटी में थे। दोनों में स्ट्रेस उस वक्त बढ़ने लगा जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बरतानिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि वो ज्यूज़ कम्युनिटी के लिए फ़लस्तीन में नेशनल हाउस की तश्कील करें। उनका इंसिस्टर होम यानी आबाई घर था, मगर मेजॉरिटी में मौजूद फ़लस्तीनी अरबों ने इस एक्शन की मुखालफत की। 1920 से लेकर 1940 के दौरान यहाँ आने वाले यहूदियों की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई। उनमें से कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप से होलोकॉस्ट से बच कर आए थे, मगर उस दौरान यहूदियों और अरबों के दरमियान और ब्रिटिश के खिलाफ वायलेंट इंसिडेंट बढ़ने लगे। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वोटिंग के ज़रिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, जिनमें एक ज्यू स्टेट हो और एक अरब रियासत हो, जबकि यरूशलेम एक इंटरनेशनल सिटी होगा। उस तजवीज़ को ज्यूज़ लीडर ने तो तस्लीम कर लिया, लेकिन अरबों ने रिजेक्ट कर दिया और उस पर अमल दरामद रोक दिया। 1948 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मसला हल किए बगैर ही ये रीजन छोड़कर चली गई। उधर ज्यूज़ लीडर्स ने इसराइल की रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया। बहुत से फ़लस्तीनियों ने उसकी मुखालफत की और फिर जंग छिड़ गई। नेबरिंग अरब कंट्रीज़ की आर्मी ने भी उस जंग में हिस्सा लिया, लेकिन 1 साल बाद ही ये जंग बंद हो गई। अब फ़लस्तीन ने इसराइल पर हमला किया है और दोबारा से वहाँ पर जंग छिड़ गई है। इसराइल की इमरजेंसी सर्विसेज ने कहा है कि हमले में कम से कम 22 इसराइली हलाक और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। इस्लामी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों मसल्ह अफराद गज़ा की पट्टी से अचानक हमले में जनूबी इसराइल में घुस आए हैं। इसराइल में जंग छिड़ गई। हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट फायर किए हैं। इसराइल की कई मिलिट्री बेसिस को फतह कर लिया गया है। इसराइल की कई फौजियों को मार दिया गया है और ऐलान किया है कि मुस्लिम उम्मह की मिलिट्रीज हमारे साथ खड़ी हो जाएं। याद रहे, हमास का आज का इसराइल पर हमला इसराइल की तारीख का सबसे ज़्यादा टेरिबल हमला है। इसराइल की फ़ौज, एयर फोर्स और खुफिया एजेंसियाँ फेल हो गई हमला रोकने में। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग का ऐलान कर दिया है। इसराइल की फ़ौज का कहना है कि उसने रॉकेट हमलों के जवाब में गज़ा में हमास के टारगेट्स पर जवाबी फ़िज़ाई हमले किए हैं। फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद इस्लामी ग्रुप हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। गज़ा से इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे गए हैं, जिसके बाद हमास के रहनुमा मोहम्मद दीफ का कहना था कि हमने फैसला किया है कि अब बहुत हो चुका। इसराइली दिफाई अफवाज का कहना है कि मोस्टली टेररिस्ट गज़ा से इसराइल इलाके में दाखिल हुए हैं। IDF ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसराइली PM नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि हम हालत जंग में हैं। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमास ने सीरियस मिस्टेक की है। इसराइल की रियासत ये जंग जीत जाएगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक साउथ इसराइल के मुख्तलिफ प्लेसेस पर इसराइली और फ़लस्तीनी अफवाज के दरमियान फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है। दूसरी जानब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि उनके अवाम को ऑक्युपाइड ट्रूप्स की दहशत के खिलाफ अपना दिफा करने का मुकम्मल हक हासिल है। उनका कहना था कि हमारे लोगों को प्रोटेक्शन फराहम करने की ज़रूरत है। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के इस हक़ पर जोर दिया कि वो आबादकारों की दहशत गर्दी और काबिज़ अफवाज के खिलाफ अपना हक़ के दिफा इस्तेमाल करें। फ़लस्तीनी सदर रामुल्लाह ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के आला हुकाम से एक एमरजेंसी मीटिंग चेयर कर रहे हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेज की जानब से एक इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि गज़ा की पट्टी से दहशत गर्दों की एक बड़ी तादाद इसराइली इलाके में घुस आई है और आपस के इलाकों के रिहायशियों से कहा गया है कि वो अपने घरों में रहें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बार बार ये डिसीजन दे चुकी है कि जंग के वक्त ह्यूमन राइट्स के कानून का इत्तला ख़त्म नहीं होता, ताहम प्रैक्टिकली उसका क्या मतलब है ये कभी वाज़ेह नहीं होता, और ख़ास तौर पर अहदाफ के हवाले से फ़ैसलों पर। बट
جب بات اسرائیل کے عرب ولیجز میں ہونے والی جھڑپوں کی ہو تو مسلح تصادم کے قانون پر ایک ساتھ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کیا ان معاملات میں اسرائیل کے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کا رد عمل انٹرنیشنل لاز کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا انحصار خاص طور پر انسانی حقوق کے قانون کے اطلاق پر ہوگا۔ ایسٹ یروشلم میں صورتحال زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اسرائیل نے اسے اپنی لینڈ سے منسلک کر رکھا ہے، لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سمیت باقی سب کی طرف سے اسے ابھی بھی فلسطین کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آرمڈ کنفلکٹ کا قانون صرف جنگ کی ہولناکیوں کو کم کر سکتا ہے۔ ایک ایسی جنگ جو کتاب میں موجود تمام قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑی گئی ہو، اس کے باوجود بھی وہ ایک لعنت ہی ہے۔ اسلام میں مکہ اور مدینہ کے بعد مقدس ترین سمجھا جانے والا شہر بیت المقدس یا یروشلم ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں اور عربوں کے دل میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اسی لیے مسجد اقصیٰ میں ہونے والے حالیہ واقعات نے نہ صرف سعودیوں بلکہ خطے کے دوسرے لوگوں کی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑ دیا ہے۔ اب OIC کو چاہیے کہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے اجلاس بلائے اور فلسطین کے کنفلکٹ کو ختم کریں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔